5 सदस्यीय टीम के साथ जो है मोतिहारी पहुंचे हैं, इसलिए कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। सबका मकसद जो है अलग अलग हो सकता है, रास्ते अलग हो सकते हैं, सब में मतभेद हो सकता है, लेकिन रास्ता और सब मकसद एक ही है सबका कि आर्मी के जवान को न्याय मिले। ये वकील से पहले एक साधारण इंसान है और ये कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से, कानूनी दांव पेच से आर्मी के जवान को रिहा करवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। और वो कानूनी दांव पेच क्या हो सकता है उसको ध्यान से सुनिएगा। वकील साहब बताइए कैसे एक आर्मी के जवान को छुड़ाया जा सकता है, और 7 दिन से अभी तक माननीय न्यायालय ने इस मामले में संज्ञान क्यों नहीं लिया, त्वरित कार्रवाई क्यों नहीं की, आप बताएं इसके सारी मीडिया तक। पुलिस के द्वारा एक 85/23 है और एक 86, तो इसमें 85 जो किया गया हम क्या करें बताइए ना आप। जो धाराएं लगाई गई है उतना मत ऐसे कीजिए आप लोग। इसमें नसीम अख्तर साहब है, आवाज आ रही है ना, ये नसीम अख्तर साहब है, इनके द्वारा एक शिकायत दर्ज की गई और इसमें बताया गया कि जब बोल रहे हैं कि जब हमारे चाचा सड़क के किनारे खड़े थे तो एक अनियंत्रित होकर एक गाड़ी आई जिससे उनका जोर से सर, और धक्का लगने के बाद कह रहे हैं कि वो गिर गए जिसमें उनको चोट लगी। और इसके बाद वो कहते जब उन्होंने पुलिस को खबर किया तो ये नोक झोंक हुआ, गाली गलौज हुआ। और इसमें धारा जो लगाया गया उसमें 279, 337, 338, 341, 323 और 325 बट्टा और 504 है। तो एक एक धारा के बारे में बता दूं कि ये देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि 379 जो धारा है वो जब कोई आदमी लापरवाही से गाड़ी चलाए, यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो आप देखते होंगे मोटरसाइकिल वगैरह है, कोई आदमी और लहरिया का टाइप का चलाता है तो लापरवाही कहते, तो उस सब में 279 लगता है। लापरवाही से गाड़ी चलाए और यदि किसी को चोट लग जाए तो ऐसे परिस्थिति में 337 की धाराएं लगती है। तो और 338 जो है, यदि चोट लगी और जान का खतरा हो तो 338 लगती है। तो ये एक सीरीज जो है 337, 338 और 279 ये लापरवाही से गाड़ी चलाने वाले के विरुद्ध लगता है। इन तमाम धाराओं का बेलेबल है। बेलेबल का मतलब होता है कि इसमें तुरंत बेल मिल जाना चाहिए, इसमें कहीं कोई ये नहीं। इसके बाद 341 लगाया गया कि यदि किसी व्यक्ति को आपने पकड़ लिया, कहीं जाने नहीं दिया, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट है। और 323 है कि लपड़ थप्पड़ से यदि किसी के बीच में मारपीट होती है तो वो लगता है। 504 है गाली गलौज। तो तमाम जो धाराएं इसमें लगी है सभी बेलेबल है। 25 एज ए मैटर ऑफ राइट बेल मिल सकता है। एक सेक्शन जो जोड़ा गया है इसमें 325, ये 325 का इसमें कहीं कोई मटेरियल नहीं था। तो ये जो एफआईआर हुआ है वो जो मटेरियल है यहाँ पर अवेलेबल 325 का कहीं कोई मटेरियल नहीं। यदि 325 कहता है कि यदि किसी को गंभीर चोट पहुँची है, और गंभीर चोट का परिभाषा है आईपीसी के 320 में दिया गया जो 7 कैटेगरी है। तो जानबूझकर यदि किसी को कोई मारा और तब यदि गंभीर रूप से चोट लगता है तब वो 325 लगता है। इस एफआईआर में ही ये बात कही गई है कि वो लापरवाही से गाड़ी चला रहे थे जिससे टक्कर हुई थी, इरादा नहीं था मारने का, तो 325 लगता है। इसलिए ये बात न्यायालय में रखा जाए। आपको बता दें जानकारी के लिए कि नेताजी गड़बड़ा 325 जो धारा लगाया गया है उसके पीछे उद्देश्य क्या वो समझिए, ताकि इनको बेल मिलने में कठिनाई हो। और एक अहम बात यह है कि ये लड़ाई बिटवीन पुलिस और एक आर्मी के जवान के बीच की लड़ाई है। तो इसमें हम और आपकी एक भूमिका है कि पुलिस और आर्मी जो होते हैं वो आम आदमी के रक्षा के लिए होते हैं। आर्मी जो है बाहरी आक्रमण से हमारी रक्षा करते हैं, विदेशी आक्रमण से, और पुलिस जो होता है देश के सीमाओं के भीतर वो तमाम तरह के लोग जो होते हैं जो अपराधी प्रवृत्ति के, उन लोगों से रक्षा देती है। लेकिन सवाल यह कि पुलिस के प्रति भी हमारी इतनी आस्था है जितनी आर्मी के प्रति है। लेकिन कुछ पुलिस कर्मियों के हरकत से पूरे पुलिस समाज जो है तो बदनाम है। खास करके बिहार पुलिस का पूरे देश में अभी किरकिरा होने लगा है। तो वो जो बाद की जो इनका कंडक्ट था कि मारते हुए उनको लेके गया आर्मी के जवान को, और वो परिचय भी देते रहे कि आर्मी का है, तो वो मारने का अधिकार उनको बिल्कुल नहीं है। वो आम आदमी को भी नहीं मार सकते हैं। तो यहाँ पे एक आर्मी का जवान था, उनके प्रति सभी लोगों की भावनाएं कदर होती है।
तो ये सरासर जो है सो एक गलतपूर्ण तरीका था। उस पर विभागीय अपना जो भी कार्रवाई होगी इस चीज़ से नहीं है। कौन गलत कौन से उससे भी हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो जज और न्यायालय का काम है। अभी हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि उनको बेल क्यों कैसे मिले और जल्दी से जल्दी कैसे रिहा हो। तो दो केस, एक केस का मैंने ये बताया और एक पुलिस के द्वारा भी की गई है। तो सवाल यह है कि लड़ाई भी पुलिस के द्वारा हो, पुलिस मारती भी है, पुलिस केस भी करती है, अनुसंधान भी वही लोकल पुलिस कर रही है। तो यहाँ अनुसंधान फेयर होगा कि नहीं होगा, ये एक अहम मुद्दा है। तो इसकी जांच इंडिपेंडेंट एजेंसी से होनी चाहिए कि आखिर दोषी कौन है। तो वही पुलिस आप ही चोर, आप ही राजा, आप ही केस करने वाले, तो फिर न्याय की उम्मीद नहीं की जा सकती है। और भारतीय न्यायपालिका में एक जूरिस्प्रूडेंस का सिद्धांत है कि न्याय केवल होना नहीं चाहिए, न्याय होते दिखना भी चाहिए। तो यदि वो सही बात है तो आप इंडिपेंडेंट एजेंसी को आप जांच के लिए दे दीजिए और तब वो निष्कर्ष निकलेगा कि किसकी गलती, वो बात का विषय है। अभी इस केस में रिमांड रिफ्यूजल का एक पिटीशन पढ़ना चाहिए था। जब पुलिस ने उनको न्यायालय के समक्ष रखा गया तो उस रिमांड का ही वो वहाँ पर प्रेयर होना चाहिए था कि ये इनके खिलाफ कोई भी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। वो FIR के पढ़ के बता देते तो हो सकता था कि न्यायालय में जो है तो उनको उसी टाइम में रिमांड रिफ्यूजल होता हुआ निकल जाता। लेकिन पुलिस ने क्या किया, बाद में पहले उसके साथ ना केस किया। पुलिस ने क्या किया उनको कहने कि दीजिए। जल्दबाजी में उनको न्यायालय के समक्ष रख दिया और उनको भी सारी बातें नहीं बताई गई और उनका कस्टडी रूटीन वे में जो होता है हो गया। अब सवाल यह है कि अब ऐसे परिस्थिति, अब वो पुलिस अभिरक्षा में नहीं, न्यायिक अभिरक्षा में है, यानी कि न्यायालय के आदेशानुसार वो जेल में। और हम और आप जानते हैं ये मीडियाबाजी का शोर हो या हमारे और आपके चीखने चिल्लाने का हो, न्यायालय को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके आँख पे पट्टी होता है और हाथ में तराजू होता है, वो सबूत के आधार पर काम करते हैं। तो ये एक जो है, अब वो कानूनी प्रक्रिया से अंदर गए हैं तो कानूनी प्रक्रिया से ही उनको लाना पड़ेगा और विधिवत जो कार्रवाई होती है, जिस तरह से बेल पिटीशन मूव होगा, मजिस्ट्रेट इसमें बेल जनरली देते नहीं है और वो बेल रिजेक्ट होगा। अब सेशन न्यायालय में वो गया है, अब सेशन न्यायालय में तमाम ये बातें जो FIR में जो असत्य बातें को लिखा गया है उसकी व्याख्या की जाएगी। तो वो और डायरी की बात की जाएगी। तो डायरी अभी पुलिस के पास में ये है कि डायरी आप समर्पित कर दीजिए तुरंत में, क्योंकि इसमें तो बहुत ज़्यादा अनुसंधान करने की बात है नहीं। तो डायरेक्ट वो चार्जशीट दे दे और सही बात वो रखे ताकि वो जल्दी से जल्दी छूट जाए। क्योंकि न्यायालय में ये टेक्निकल बात उठ सकती है कि हमको चार्जशीट या डायरी आने दीजिए तो मैं देखूँगा, तो लंबी प्रक्रिया है। यहाँ पे बात है जिसमें है कि 45 के अनुसार। एक मिनट, ये भी बात बहुत अच्छी बात आप लोगों ने कहा। जब कानूनी बात होगी तो आर्मी के किसी भी जो होते हैं CRPC की धारा 45 के तहत बोलता है कि उनको डायरेक्ट अरेस्ट जो राज्य सरकार की पुलिस है वो नहीं कर सकती। लेकिन उसमें एक टेक्निकल वर्ड है, उससे गुमराह होने की जरूरत नहीं है। वो कहता है कि यदि वो ऑन ड्यूटी होते तब की बात है। परंतु सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया, कहा कि आपको यदि आनंद में यदि वो छुट्टी पड़ रही है तो अरेस्टिंग करने से पहले उनके कमांडेंट ऑफिसर जो होते हैं उनसे आप अवगत कराइए और उसके बाद यदि वो आपको सहमति देते हैं तभी आप अरेस्ट कीजिए। तो क्या वो प्रक्रिया पूरा की गई? तो एक आर्मी का लेटर भी आया है, आर्मी वहाँ से। तो वो तमाम एक चीज जो हम लोग लाएंगे रिकॉर्ड पर। बढ़ाइए ना। और देखिए गलत और सही जॉब ऊपर कोई खतरा नहीं है और समझिए कि वो गलत हुआ कि सही हुआ, ये बात न्यायालय में आप सबूत के आधार पर तय करवाएंगे और न्यायालय के लिए होता है, उस पर हमारी और आपकी टीका टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। अभी सवाल ये है, माना कि उसको गिरफ्तार करने की शक्ति नहीं थी, गिरफ्तार किया। और आपको बता रहे हैं आम जनता की बात में समझिए कि 7 वर्ष से नीचे की सजा का जो भी प्रावधान है जिस केस में, उसमें उनको डायरेक्ट अरेस्ट करना ही नहीं। एक आर्मी के अलावा मैं अन्य व्यक्तियों में कह रहा हूँ, अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अनिश कुमार के केस में भी ये डायरेक्ट गाइडलाइन दिया कि ऐसा कोई अपराध जिसमें 7 वर्ष से नीचे की सजा का प्रावधान हो उसमें डायरेक्ट आपको गिरफ्तारी नहीं करनी। तो आखिर क्या ऐसी जरूरत है कि आपने गिरफ्तार करके उसको भेज दिया? तो एक तरीके से देखिएगा, गलती पर गलती, पहले तो उनको मारना नहीं चाहिए पुलिस को। माना कि बहुत लोग कहते हैं, दोनों पक्ष है, पुलिस वाले का कहना है कि मुझे गाली दी, तो गाली दी गई तो उसका आपको यदि किसी ने किसी को गोली मार दिया तो क्या पुलिस भी उसको गोली मार देगी? तो सर पुलिस वाले अभी तक बाहर क्यों है? किया गया। वो बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी बात और